अब यहां बात करते हैं श्रेणी क्रम। अगर L और R यानी अगर मैं बात करूं माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली व प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सिंपल सी बात है कि इसमें जो धारा बहने वाली है I, अब यहाँ V इक्वल टू क्या आएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए इधर होगा हमारा V नॉट और धारा इसी दिशा में बहेगी इसके। पर ध्यान रखने वाली बात है जो धारा जो है प्रतिरोध में बहेगी उन दोनों में कोई कला का अंतर नहीं होता, जबकि जो हमारे पास प्रेरक में यानी अगर मैं बात करूं इस प्रेरकत्व में जो धारा बहेगी उसका जो विभव है और उसमें जो बहने वाली धारा है उसके कला के बीच में कितना अंतर है, 90 डिग्री का। अभी हमने इसके पहले देखा था VL। तो यहां पे समझने वाली बात यह है अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो इसमें जो विभव होगा इसमें प्रतिरोध में VR हमारा इसी में होगा, VR हमारा इसी दिशा में होगा, सॉरी VR। जबकि I अगर इधर बह रही है तो हमारा जो L का विभव होगा वो इधर होगा। इन दोनों में कितना कोण का अंतर है, 90 डिग्री का। अगर यहां से मैं बात करता हूं तो जो इनका अगर मैं यहां पे बात करूं तो इनका जो कुल आ रहा है विभव, यहां देखिए इनका जो रिजल्टेंट विभव आ रहा है यानी इनका परिणामी विभव जो आएगा वो आएगा VR प्लस VL, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर का अंडर रूट ये आ रहा है। अब यहां समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं इस पूरे डायग्राम को मैं एक बार और अच्छे से दिखा दे रहा हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा कर लेते हैं इस ग्राफ को। यहां देखें हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं अगर इधर हमारा विभव है, अगर इधर हमारी धारा I है तो इसका जो विभव होगा प्रतिरोध में उन दोनों के विभव में कोई अंतर नहीं होगा, सॉरी इसमें कला में कोई अंतर नहीं होगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा VL होगा, VL और धारा के कला में कितना अंतर होगा, 90 डिग्री का। तो अगर मैं बात करूं इनका जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। अब इनके परिणामी विभव और बहने वाली धारा में जो अंतर है वो फाई है। तो अगर मैं यहां से बात करूं tan फाई कितना होगा, तो tan फाई होगा A यानी VL अपान क्या VR। तो हमारे पास VL बाई VR आ जाएगा। और यहां समझने वाली बात यह है, यहां देखिए इनका जो कुल प्रतिरोध होगा, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर A आ रहा है VR प्लस VL, यहाँ पे तो VL मैंने छोड़ ही दिया, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हमारा कुल विभव आ रहा है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमारा tan फाई होगा VI बाई VR होगा, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं इसे पीछे चले तो यहाँ पे VL को क्या लिख सकते हैं, VL को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू XL और VR लिख सकते हैं I इंटू I इंटू क्या R लिख सकते हैं। तो यहां से आ गया XL बाई XR। तो हमारा यहाँ पे tan फाई की वैल्यू XL बाई XR भी आ गया। XL क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L बाई R लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ गई ओमेगा L बाई R। पर यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पे इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा Z किसके बराबर होगा। तो यहाँ समझिए जो इनका कुल परिणामी आ रहा है यानी हमारा जो V नॉट आएगा वो आएगा किसके बराबर होगा, VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो यहां देखिए V नॉट क्या लिख सकते हैं, I इंटू Z लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध। यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे I इंटू XL, I स्क्वायर XL का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R का स्क्वायर अंडर रूट में। तो I बाहर आ गया तो I से I कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमारे पास Z क्या आएगा, Z आएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यानी हमारा कुल जो प्रतिरोध होगा इसके लिए Z वो क्या हो जाएगा, हमारा Z हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे एक चीज और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, यहाँ पे जो प्रतिबाधा का मात्रक है ना वो क्या होता है, ओम होता है। जो Z का मात्रक उसको बोलते हैं, Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो भी क्योंकि प्रतिरोध ही है तो इसलिए क्या होगा, हमारा ओम ही होगा। तो प्रतिबाधा के व्युत्क्रम के परिणाम को बोलते हैं प्रवेश्यता। चलिए आगे बात करते हैं। श्रेणी क्रम में अगर RC को यानी प्रतिरोध और कैपेसिटर यानी हमारे पास संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें बहने वाली धारा I है तो अगर हमारा I इस दिशा में बह रही है तो इसके क्रॉस जो अब विभवांतर होगा यानी इसके जो VR होगा वो इसी दिशा में होगा VR।
पर ध्यान रखिएगा जो हमारा VC होगा वो इधर होगा, इसमें बहने वाली धारा से कितना 90 डिग्री कला का से पीछे होगा VL, तो इनका जो कुल विभव आएगा वो इधर आएगा, हमारा कुल विभव होगा V नेट। तो यहां पे जो Z आएगा ध्यान रखिएगा, इसमें जो Z आने वाला है वो भी आने वाला है XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, जो Z की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारे पास प्रतिबाधा आएगी यानी इंपीडेंस जो आएगा वो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसको हम अलग तरीके से कर भी सकते हैं, बहुत आसान है। अगर हमारे पास धारा का कला इस दिशा में है, यानी धारा अगर ऐसे अगर दिखा रहे हैं हम लोग, तो इसका जो प्रतिरोध के क्रॉस जो विभव होगा ना, प्रतिरोध में जो विभव होगा वो हमारा VR, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसके कला में कोई अंतर नहीं होता। जबकि हमारे पास जो संधारित्र लगा हुआ है वो कला में धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, तो जो हमारा कुल विभव आएगा वो इधर आएगा। इनके बीच कितना बन रहा है फाई, तो अगर मैं बात करूं tan फाई किसके बराबर होगा, VC बाई VR के बराबर होगा। इस तरीके से निकाल लिया गया है यहाँ पे, बहुत आसान सा। यहाँ पे प्रतिबाधा हमारे पास आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद श्रेणी क्रम अगर LC को जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो बहुत आसान है। अगर LC को जोड़ा जाए तो मान लेते हैं इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो अगर धारा को हम इस दिशा में दिखाएं I को, तो देखिए हमारे पास धारा से जो इसके यहाँ पे जो विभव आएगा VL क्या होगा, धारा से 90 डिग्री आगे होगा, जबकि VC क्या होगा 90 डिग्री पीछे होगा। तो जो कुल विभव आ जाएगा वो ऐसे आएगा, हमारे पास I है, ये हमारे पास क्या है VL माइनस VC। इसमें जो ज्यादा होगा उधर, अगर ये ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा, अगर वो ज्यादा है तो उधर आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात, इधर VL होगा, हमारे इधर VC होगा। इनके अगर नेट की बात करूं तो जो ज्यादा, अगर VL ज्यादा है तो उधर कुल विभव हो जाएगा, अगर VC ज्यादा है तो कुल विभव इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा V आएगा विभव होगा VL माइनस VC का मॉड यानी परिणामी। तो अब यहां देखिए V और I में कितना कोण बन रहा है, परिणामी विभव और I में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां देखिए, यहाँ I हो गया हमारा, ये हमारा V हो गया, V कुल यानी इनके बीच कितना बन रहा है कोण 90। यानी यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा वो एवरेज पावर कंज्यूम 0 होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखते हैं, Z हमारा कितना आएगा, यहाँ पे Z हमारा 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, 0 जरूरी नहीं कि हर बार आए, पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यदि परिपथ में XL और XC हो तो Z 0 होगा, अर्थात इस दशा में परिपथ में धारा का मान अनंत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो हमारा Z इक्वल टू क्या होता है, XL माइनस XC होगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे समझ पाएंगे। अगर मैं विभव की बात करूं, विभव का अंतर जो उधर जो विभव आ रहा है वो आ रहा है XL माइनस XC का परिणामी। तो यहाँ देखिए VL इक्वल टू क्या होगा, IXL होगा, VC इक्वल टू क्या होगा, IXC होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, IXL माइनस IXC। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई I इक्वल टू क्या होगा, XL माइनस XC। तो यहाँ V बाई R क्या होगा, हमारा Z होगा ना, V बाई I तो हमारा क्या होगा, Z होगा। Z इक्वल टू क्या होगा, XL माइनस XC। तो यहाँ पे बात करने वाली है, यदि परिपथ में XL बराबर XC हो तो हमारा Z की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज Z की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब यहाँ बात करते हैं, यदि विद्युत अनुनाद की स्थिति में, जो विद्युत अनुनाद की स्थिति होती है उस कंडीशन में क्या होता है, XL बराबर XC होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, XL लिखेंगे ओमेगा L और XC लिखेंगे 1 बाई ओमेगा C। यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई LC। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट ऑफ LC। तो हमारा जो आवृत्ति आएगी वो आएगी 1 बाई 2 पाई रूट ऑफ LC। यहाँ पे इसको बोलते हैं अनुनाद फ्रीक्वेंसी, इसको यानी अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं। जिसपे हमारा Z की वैल्यू 0 हो जाती है, उस आवृत्ति को बोलते हैं अनुनाद आवृत्ति। अब बात करते हैं, अगर श्रेणी क्रम में X, L, C और R तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो समझिए, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो बहने वाली धारा प्रतिरोध मगर इस दिशा में है, इन सब में जो बहने वाली धारा अगर ऐसे है I, तो प्रतिरोध का जो विभव होगा इसी दिशा में होगा BR, XL इधर होगा, VL इधर होगा और VC इधर होगा। तो यहां देखिए, यहां पे ऐसे हो जाएगा ना, नेट इधर हो जाएगा हमारा VL माइनस VC, इधर हमारा क्या हो गया VR हो गया, और इधर हमारा धारा भी इधर ही है। इन दोनों का जो परिणामी होगा क्या हो जाएगा, हमारा इधर आएगा। अगर एक कोण फाई बना रहा है तो क्या होगा, tan फाई बराबर हो जाएगा VL माइनस VC अपान VR, यही तो आएगा हमारा। यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan फाई इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आ जाएगा क्या,
देखें यहाँ पे VL माइनस BC यानी क्या लिखेंगे, यहां देखिए I XL माइनस I XC अपान I इंटू R, तो I कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर XL माइनस XC बाई R। ये भी तुम्हारे पास tan फाई आ गया। अगर मैं रिजल्टेंट विभव की बात करूं V इक्वल टू क्या होगा हमारा, V हमारा हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखें VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर, ये तो हमारा V आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं I इंटू जेड, कुल अनुनाद हमारा, सॉरी कुल प्रतिबाधा, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, आई जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आई आर को वी आर को लिखेंगे आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या वी एल माइनस बी से क्या लिखेंगे आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर। अगर इनकी बात करो तो यहाँ पे जो जेड आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कुल प्रतिबाधा आ जाएगी जेड की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुल प्रतिबाधा हमारा क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जेड की वैल्यू इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे tan फाई के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है, वहां पे प्रूव करके कई कंडीशंस बनती हैं। अगर मैं बात करूं जेड के बारे में, यानी जो हमारा प्रतिबाधा जेड आया था वो आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आया था। यहां समझने वाली बात है अगर हमारा एक्सएल ज्यादा हो जाए एक्सी से, एक्सएल ज्यादा हो जाए एक्सी से यानी ओमेगा एल बराबर ओमेगा एल ज्यादा होगा क्या ओमेगा सी से, तब tan फाई का मान क्या होगा धनात्मक होगा। इस स्थिति में विभवांतर V धारा I से अग्रगामी होगा, उस कंडीशन हमारा A आएगा VL माइनस BC क्या होगा इधर आ जाएगा और I इधर आएगा, तो यानी इसमें क्या होगा जो कुल विभव आएगा वो धारा से अग्रगामी होगा। अगर हमारा VL हमारा कम हो जाए BC से तो क्या होगा धारा हमारा इधर होगा और कुल विभव इधर आएगा, यानी सॉरी विभव हमारा एक इधर है पर यहाँ पे VC माइनस VL होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट विभव आएगा यानी कुल इनका जो परिणामी विभव आएगा वो धारा से क्या होगा फाई पीछे होगा। अगर दोनों बराबर हो जाए एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जिधर हमारा V है उधर ही हमारा क्या होगा I होगा, तो इनमें फेज डिफरेंस यानी कला का अंतर कितना होगा 0 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक यानी L की वैल्यू क्या दिया है 25 10 की पावर -3 हेनरी आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि जो शुद्ध प्रेरक वोल्ट कितना है 220 वोल्ट कि एक स्रोत से क्या किया गया है, यानी ये जो हमारा 220 दिया क्या दिया गया ERMS दिया गया है, एक स्रोत से जोड़ा जाता है यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी जो उसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज है, तो परिपथ का परिपथ का प्रेरकीय परिघात एवं आरएमएस धारा क्या होगी। अगर मैं बात करूं एक्सएल हमसे पूछ रहा है और IRMS पूछ रहा है, तो एक्सएल कितना होगा एक्सएल हमारा होगा ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू एल, तो 2 पाई एफ की वैल्यू क्या दिया है 50, एल की वैल्यू क्या दिया हमारा 25 10 की पावर -3, तो यहां से हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 10 पाई आ गया, यहाँ पे आ गया 250 10 की पावर -3, तो यहां से हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2500 पाई 10 की पावर -3, तो यहां से हो जाएगा 2.5 पाई, ये हमारा क्या आ गया 2.5 हमारा एक्सएल आ गया, यानी इतना ओम आएगा। अब बात करते हैं IRMS हमारा क्या होता है IRMS हमारा होता है ERMS बाई एक्सएल, तो सिंपल सी बात है दोनों गिवन है तो रख देंगे बस अनुपात आ जाएगा इनका। आइए आगे बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति, जो शक्ति होती है V, दिस इज P इक्वल टू क्या होगा हमारा VRMS IRMS और cos फाई के बराबर होता है। यहां समझने वाली बात है VRMS का लिखेंगे V नॉट बाई रूट ऑफ 2, IRMS का लिखेंगे I नॉट बाई रूट ऑफ 2 cos फाई, इसमें क्या होता है हमारा परिपथ की शक्ति होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे जो cos फाई होता है हमें सबको सब पता है कि अगर मैं cos फाई के बारे में बात करूं तो ये तो हमारा क्या होता है जेड होता है, ये हमारा अगर ओमेगा एल है हमारा आर है, पर हम किसके बारे में बात करते हैं अगर मैं शक्ति गुणांक के बारे में बात करूं तो हमारे पास इस कंडीशन जो cos फाई आएगा, cos फाई हमारा क्या होता है हमेशा आर बाई जेड ही होता है, तो आर बाई जेड यहाँ पे रख दिया गया, तो ये हमारा होता है cos फाई के बाद। पर एक cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, हम cos फाई क्या बोलते हैं शक्ति गुणांक ही बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया समीकरण 2 के अनुसार जो हमारे पास पिछला समीकरण है, कहाँ गया हमारा पिछला समीकरण यहाँ के बारे में,
तो के अनुसार किसी प्रत्यावर्ती धारा प्रतिपथ में शक्ति गुणांक वह गुणांक है जिसे परिपथ का आभासी माध्य शक्ति से गुणा करने पर यथार्थ माध्य शक्ति प्राप्त होती है। दो शब्दों में समीकरण 3 के अनुसार किसी परिपथ धारा परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ की यथार्थ माध्य शक्ति या आभासी माध्य शक्ति का अनुपात है। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, cos फाई की वैल्यू। अब बात करते हैं विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान। तो शक्ति गुणांक का मान अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा, हमारा cos फाई इक्वल टू होगा R/R, क्योंकि बाकी एक्सएल और एक्ससी क्या होंगे, 0 होंगे, तो क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। अगर मैं बात करता हूं यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा धारिता हो, अगर केवल प्रेरकत्व हो तो हमारे पास क्या होगा, I इधर होगा, VL इधर होगा। अगर सिर्फ क्या हो हमारे पास कैपेसिटर यानी संधारित हो तो क्या होगा, I इधर होगा और VC इधर होगा। इनके बीच कितना कोण है, 90 डिग्री, यानी इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमारा cos फाई की वैल्यू 0 होगी। यानी बात कर बोल सकते हैं यहाँ पे जो शक्ति गुणांक है उसका मान 0 होगा। अब बात करते हैं अनुनाद की स्थिति में, जहां पे हमारे पास क्या हो कि तीनों हो सकते हैं अगर मैं जेड के बारे में बात करूं, यानी हमारे पास प्रतिरोध भी हो, संधारित भी हो और हमारा एल भी हो, तो इस कंडीशन में जो cos फाई आता है वो बात क्या होगा, हमारा R/Z के बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं कंडीशन अनुनाद की अवस्था में। हमको पता है अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, Z इक्वल टू R होता है। कैसे, क्योंकि XL बराबर XC हो जाता है, तो हमारा जो Z की वैल्यू होती है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट में। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, तो क्या बचा, सिर्फ R बचा। हमारे पास अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, cos फाई की वैल्यू 1 होती है, यानी शक्ति गुणांक की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है उसको एक सारणीबद्ध तरीके से लिख दिया गया है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। सारा कुछ हमने पहले को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं वाटहीन धारा के बारे में। अब समझिए कि हमारे पास वाटहीन धारा होती क्या है। किसी परिपथ में अगर मैं बात करूं, धारा इधर बह रही है, धारा उसमें जो भी बह रही है उसको मैंने मान लो I0 दिखा दिया। अब उसमें जो कुल विभव आ रहा है ना, कुल विभव इस दिशा में आ रहा है, यानी विभव और बहने वाली धारा का जो कला का अंतर वो फाई है। तो जो धारा का इधर जो हमारा कंपोनेंट होगा, यानी धारा का विभव के दिशा में जो कंपोनेंट होगा यानी घटक होगा I0 cos फाई, इसको बोलते हैं यूजफुल करंट और इसको बोलते हैं वाटलेस करंट, यानी इसको बोलते हैं वाटलेस करंट वाटफुल करंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। यानी ये हमारा वाटलेस मतलब शक्ति विहीन धारा हो गई, और इसमें क्या होता है हमारा शक्ति युक्त धारा, क्योंकि इसके एक क्या है, ये कोई धारा नहीं, कोई शक्ति नहीं उत्पन्न कर पाती। क्यों, क्योंकि इसमें E और इसके बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री का। इसलिए हमारा I0 sin फाई जो होता है उसको हम बोलते हैं शक्तिहीन धारा, क्योंकि ये कोई भी शक्ति नहीं उत्पन्न कर पाती है। इसके पीछे एक रीजन है कि इसमें जो कुल हमारा विभव आ रहा है और इसमें बहने वाली धारा जो I0 sin फाई है, इसके बीच कोण क्या है, 90 डिग्री। अब यहां बात करते हैं चोक कुंडली के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किस सर्किट के लिए। जिस प्रकार दृश्य धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लोहे की क्रेड होती है, चोक कुंडली में कुछ इस तरीके के कापर के तार को इस तरीके से मोड़ के लगाया जाता है। इसी स्रोत से इसको कनेक्ट किया गया है। होता क्या है कि चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व यानी एल इसका बहुत ज्यादा होता है, कि एक पुरानी कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार से लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध लगभग 0 होता है, परंतु लोहे के क्रोड के कारण प्रेरकत्व यल का मान बहुत अधिक हो जाता है और इसके प्रतिघात यानी ओमेगा यल एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा यल का मान बहुत बढ़ जाता है, जो क्या करता है, धारा को एकाएक बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, जिससे हमारे में एक अचानक कोई धारा ना बहे। अगर अचानक धारा बहेगी बहुत ज्यादा तो क्या होगा, हमारे जो युक्तियां हैं वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं ओमी प्रतिरोध पर श्रेष्ठता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि अगर हमारा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान ओमी प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक से व्यवहार कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, समझे। अगर परिपथ में अगर रेजिस्टेंस लगे रहेगा तो उसमें जो पावर यानी जो हमारी शक्ति उसमें खर्च होगी I²R। पर यहाँ समझने वाली बात है, अगर हम वहां पे यूज करेंगे क्या, अगर हम इसके लिए एक
यल प्रेरकत्व वाला कुंडली का प्रयोग करें। यल प्रेरकत्व यानी देखिए सिंपल सी बात है, कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम किसी भी प्रत्यावर्ती धारा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए यानी हम लोग प्रतिरोध का यूज करते हैं, बट इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? हम कर सकते हैं यल प्रेरकत्व वाली कुंडली से। कैसे कर सकते हैं? देखिए अगर यल प्रेरकत्व वाली कुंडली है, अगर इसमें बहने वाली धारा आई है, तो इसमें जो विभव होगा इसका होगा वी एल, इधर होगा, इनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। अगर मानते हैं इसका प्रतिरोध शून्य है, तो बताइए अगर प्रतिरोध शून्य है, इसमें जो हमारा इसकी जो शक्ति खर्च होगी क्या होगी? शून्य होगी। कैसे? क्योंकि जो शक्ति होगी क्या होगी? वी आई कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो tan फाई हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी? tan फाई इक्वल टू क्या होगा? हमारा ओमेगा एल बाई आर होता है, तो आर की वैल्यू शून्य है, क्योंकि हमने क्या लगाया है? यल लगाया है, तो यल का हमने माना है क्या? यदि आर इक्वल टू 0 हो, यानी जो हमारा प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो, तो क्या होगा? हमारा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहां से क्या होगा? पावर कंजम्पशन क्या होगा? शून्य हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी शक्ति खर्च नहीं होगी। इस तरीके से हम बहने वाली धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रतिरोध के स्थान पर शून्य प्रतिरोध की प्रेरक कुंडली चोक कुंडली का प्रयोग करने पर विद्युत शक्ति भी व्यर्थ में व्यय नहीं होती, और इस कुंडली का प्रतिबाधा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अधिक होने के कारण धारा को भी आवश्यक प्रबलता तक कम किया जा सकता है। चोक कुंडली में धारा का व्यय केवल लोहे के क्रोड में शिथिल क्षय के कारण होती है। भंवर धाराओं के कारण होने वाले क्षय को लोहे के क्रोड पर पटलित करके न्यूनतम किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं चोक कुंडली का प्रयोग। जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास प्रत्यावर्ती सोर्स है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, यानी 50 की आवृत्ति है। यदि हम चाहें तो लैंप में से धारा मात्र 10 एम्पियर ही प्रवाहित हो, तो हमें प्रतिरोध में यल प्रेरकत्व का चोक कुंडली जोड़नी होगी। अब कैसे? देखिए यहां समझिएगा। अब यहाँ पे हमारा यहाँ करो जेड के बारे में बात करो। जेड इक्वल टू क्या होता है हमारा? जेड होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या हमने लगा दिया? एक प्रेरकत्व लगा दिया। हमें चाह रहे कि इसमें कितना धारा बहे? सिर्फ 10 एम्पियर। तो क्या होगा? हमारा जो आई होता है वी आर एम एस बाई जेड होता है। तो वी आर एम एस कितना हमारा यहाँ पे दिया? 220 वोल्ट। जेड की वैल्यू क्या होगी? हमारा आर दिया है 1.5। इसका मतलब क्या आ गया? 1.5 का रूट का मतलब हो जाएगा मैंने 9/4 हो जाएगा, इसको 3/2 ले सकते हैं ना। प्लस क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? ओमेगा हमारा होता है 2πf, यानी कितना हो जाएगा? 100 पाई इंटू एल की वैल्यू क्या है? कितना हमारा एल लगाना पड़ेगा वो देख लेते हैं, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो धारा है वो 10 एम्पियर रखना है। 10 इक्वल टू क्या हो गया? 220 अपान रूट में 9/4 प्लस 100 पाई एल का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या आएगा? एल की वैल्यू आ गई। तो एल हमारा कितना आया यहाँ पे? 70 मेगा हर्ट्ज। सॉरी, एल हमारा क्या हो गया यहाँ पे? तो गलत मेगा हर्ट्ज क्यों होगा? तो हमारा कितना आ गया? 0.0699 हेनरी का। अगर इतने का प्रेरकत्व यूज कर लें तो इसमें बहने वाली धारा को नियंत्रित की जा सकती है। कितना? सिर्फ 10 एम्पियर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैंप में श्रेणी क्रम में उचित मान का किसी प्रतिरोध का जोड़कर। इस लैंप को हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर का उपयोग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पे, बात करते हैं कि ये हमारे पास 1.5 ओम का है, हम इसमें क्या करें? प्रतिरोध जोड़ लें, एल की जगह प्रतिरोध जोड़ लें, तब भी हमारे पास क्या होगा? हम इसमें धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। पर उस प्रतिरोध में भी क्या होगा हमारा? उसमें हमारा क्षय होगा। किसकी? अगर मैं यहाँ पे एल नहीं है, अगर मैं यहाँ प्रतिरोध लगाता हूँ, हमें धारा इसमें कंट्रोल करना है। कितना? 10 एम्पियर चाहिए। अगर 10 एम्पियर चाहिए धारा, तो क्या करेंगे? हम आर को यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, पर उस प्रतिरोध में भी क्या होगा? शक्ति का क्षय होगा। इसलिए उससे बेहतर है कि हम क्या जोड़ें? हम उसमें एल जोड़ें। चलिए अब बात करते हैं अनुनादी परिपथ यानी रेजोनेंट सर्किट। यहाँ पे देखिए क्या हो गया? हमारे पास एक एसी यानी अल्टरनेटिंग हमारे पास विभव है, इससे हमारा आर सी और एल तीनों जोड़ा गया है। तो अगर मैं बात करूं इसका जो जेड होगा यानी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी हमारी? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी के होल स्क्वायर के बराबर हमारा क्या होती है? प्रतिबाधा होती है। हम ये चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? यहाँ पे अनुनाद हो जाए, यानी इसमें अधिकतम धारा इसमें बहे। वो कंडीशन क्या होती है? उस कंडीशन होती है एक्सएल इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पे जो कंडीशन होती है अनुनाद की, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्सी बराबर एक्सी। एक तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ी चीज गलत लिख दी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान रखिए, यहाँ हमारा होता है माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
यानी इस कंडीशन में क्या होता है, XC बराबर होता है एक्सएल के, यानी इसको क्या लिखेंगे 1/ω/c, यहाँ पे क्या होगा एक्सएल होगा यानी ω/L होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ω² इक्वल टू क्या होगा 1/LC होगा, तो वहीं ओमेगा क्या हो गया 1/√LC। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी आवृत्ति आएगी वो जाएगी 1/2π√LC। अगर ये आवृत्ति हो तो क्या होगा, अनुनाद हमें मिल जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सल अगर बराबर XC हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा Z क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा यानी मिनिमम होगा, और उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, अधिकतम हो जाएगी। यानी I हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा, Z हमारा क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको इस फ्रीक्वेंसी को यानी इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, FR, यानी और इसको ω/R को बोलते हैं अनुनाद कोणीय आवृत्ति, और FR को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। FR को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। और जो FR होगा हमारा किसके बराबर होगा, 1/2π√LC के बराबर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुनादी वक्र के बारे में, समझते हैं। समझिए होगा क्या, अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे I और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। सिंपल सी बात, अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे, देखिए हमारे पास जो Z है, Z क्या है हमारे पास, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां समझिए, अगर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा फ्रीक्वेंसी XL बराबर XC हो जाए यानी FR, उस कंडीशन में Z की वैल्यू सबसे कम होगी, धारा क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। पर अगर हम XL को बढ़ाएंगे, XL को बढ़ाएं तो जो कुल स्क्वायर आएगा वो धनात्मक आएगा, या XC को भी बढ़ाएं तो कुल दोनों को जो स्क्वायर आएगा ना वो धनात्मक आएगा। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन में I की वैल्यू घटेगी। और ऐसे दो मान हैं जिसमें क्या होता है, ऐसे दो मान होते हैं जिसपे हमारा धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, वो अधिकतम का हाफ होता है। ऐसे दो अलग अलग आवृत्ति होती है जिसपे क्या होता है, हमारा धारा का मान अधिकतम का आधा होता है। और Z और फ्रीक्वेंसी के बीच हमारा ऐसा ग्राफ होता है। आगे बढ़ते बात करते हैं अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। सिंपल सी बात है, जो हमारा परिपथ का कुल परिघात जो है x क्या होता है, XL माइनस XC बराबर 0 होता है, यानी दोनों इस कंडीशन में बराबर होते हैं। Z की वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम होती है, और वो बराबर किसके होता है, R के बराबर होता है। उसके बाद हमारा क्या है, RMS क्या होता है, IRMS हमारा होता है E/RMS/Z, यानी हमारा I अधिकतम उस कंडीशन में होती है, कितनी होती है, E/Z न्यूनतम, यानी हमारा होता है E/Z के बराबर हो जाता है। और tan phi की बात करें तो XL माइनस XC/R होता है, तो XL और XC दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, tan phi = 0 हो जाता है। यानी अनुनाद की अवस्था में विद्युत वाहक बल और धारा के जो कलांतर होता है वो शून्य होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। दूसरे शब्दों में दोनों समान कला में होते हैं। तो L और C के सिरों पर विभवांतर जो होता है दोनों बराबर होते हैं और विपरीत। आइए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ट्रांसफार्मर, यानी ये किस सिद्धांत पे काम करता है इसको समझ लेते हैं। यह युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी सहायता से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना, उसका मान परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ज्यादा और कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दृष्टि वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा को ही बदल सकता है, दृष्टि धारा को कम और ज्यादा नहीं करता है। इस प्रकार कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी सेटअप ट्रांसफार्मर जो विभव को बढ़ाता है या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। दूसरा हमारा क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। अब किस तरीके का इसका, अब हम बात कर रहे हैं बनावट के बारे में। तो यहाँ देखिए बनावट कैसी होती है, हमारे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गई, तो ये हमारा प्राथमिक और हमारा द्वितीयक, यानी हमारी प्राथमिक कुंडली हो गई ये वाली और हमारा द्वितीयक कुंडली हो गई ये वाली। इसके बाद हमें क्या मिलता है, विभव मिलता है। तो हमारे पास पहला क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई में क्या होता है, हम जो प्राथमिक हमारे पास ये कुंडली है उसमें जो कुंडली में जो फेरो हैं, फेरो की संख्या क्या होती है, प्राइमरी में कम होती है, सेकेंडरी में ज्यादा होती है, यानी दूसरे में, द्वितीयक में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके लिए बात कर रहा हूं ऊंचाई के लिए। अगर मैं अपचाई यानी जो हमारा विभव को ज्यादा विभव को कम में कन्वर्ट करता है उसके लिए क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो हमारे पास कुंडली है यानी फेरों की संख्या क्या होती है, इसमें प्राइमरी में ज्यादा होती है, सेकेंडरी में यानी द्वितीयक में हमारा कम होता है, प्राथमिक में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो विभव होता है प्राथमिक में वो ज्यादा होता है, द्वितीयक में कम हो जाता है। कैसे काम करता है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अब एक बार इस पूरी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां पे जो हमारा, अगर मैं बात करूं V प्राइमरी के किसके बराबर होगा, N प्राइमरी माइनस, और इसमें जो फ्लक्स में यानी जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो रहा है यही तो हमारा, इसको तो ऐसे लिखेंगे।
अगर मैं बात करूं द्वितीयक में जो हमारे पास आएगा, द्वितीयक में जो हमारे पास विभव इसके क्रॉस यानी इसके एक क्रॉस आएगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस एन एस, यहां तो पी होना चाहिए ना, डी फाई बाई डी टी। यहां देखिए समझने वाली बात है कि अगर देखिए यहां पे हमारे पास वीपी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस एन प्राइमरी डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या है, एक कुंडली में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एन कुंडली में इतना हो जाएगा। सेकेंडरी की अगर मैं द्वितीयक की बात करूं तो क्या होगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। तो पर कुंडली में जितना, एक कुंडली में जितना इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है, उतना इसमें भी चेंज होता है। तो यहां से बोल सकते हैं अगर मैं बात करूं वी प्राइमरी अपान वी सेकेंडरी, तो क्या हो जाएगा, एन प्राइमरी अपान एन सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होगा, प्राथमिक हो गया, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक हो गया। तो यहां देखिए सिंपल सी बात है, यानी हमारा जो विभव है वो समानुपाती है इसमें फेरों की संख्या, जिसमें जितना फेरों की संख्या है उसमें क्या है, उतना ही ज्यादा उसका विभव होगा। तो इस तरीके से बनाया गया है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी आदर्श ट्रांसफार्मर के किसी भी प्रकार के विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% आकी जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90 से 98% तक होती है। जो हमारी दक्षता आती है वो क्या होती है, द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा, देखिए द्वितीयक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा अपान प्राथमिक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा इंटू 100, यानी निर्गत शक्ति P निर्गत यानी जो निकल रहा है और अपान जो निवेश कर रहा है, इसके बराबर होगा। अब आइए बात करते हैं ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा की हानि। तो अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा की हानि होती है वो किस प्रकार से होती है, तो ट्रांसफार्मर में निम्न प्रकार से ऊर्जा हानि होती है। ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली तांबे के तार से बनाई जाती है। इसका प्रतिरोध अल्प होता है लेकिन शून्य नहीं होता, अतः I²R के समान विद्युत शक्ति क्षय होती है। इसे ताम्र हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए तांबे के तार की मोटाई बढ़ाई जाती है। बात करते हैं भंवर धारा हानि यानी ईडी करंट लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए कि बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के कारण जब विद्युत फ्लक्स में आवृत्ति परिवर्तित होती है तो क्रोड में भी वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इसके कारण क्रोड में भंवर धारा है, जैसे हमारे पास एक क्रोड है ना, जिसमें अगर विद्युत चुंबकीय अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसमें भी क्या होता है, इस तरीके की धारा उत्पन्न होती है जो क्या करती है, अंदर उष्मा उत्पन्न करती है और इसको क्या करती है, इसको हीट कर देती है, इसका ताप बढ़ा देती है। इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। आगे बात करते हैं सौथिल्य हानि यानी हाइस्टेरिसिस लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह से क्रोड पर प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, जिस कारण से प्रत्यावर्तन के प्रत्येक आवर्त काल में एक शैथिल्य लूप पूर्ण हो जाता है। इसमें शक्ति क्षय होती है। इस क्षय को न्यून करने के लिए क्रोड लोहे की पतली रोधित पट्टियों से बनाई जाती है। इन पट्टियों को पर वर्निश या किसी ऑक्साइड का लेप किया जाता है। इससे अत्यधिक प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं के आयाम कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण के कारण हानि। होता क्या है कि यानी अगर कुंडली को इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले फ्लक्स यानी इससे जितना चुंबकीय जो हमारा प्राथमिक कुंडली है इससे जितना चुंबकीय लाइन से यानी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं उतना दूसरे में पूरी की पूरी नहीं जाती हैं, उससे हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ हानि होती है। अब बात करते हैं विद्युत जनित अथवा डायनेमो। इसके बारे में हम अपने पहले छोटी कक्षाओं में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो के बारे में। यह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत जनित डायनेमो कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो वैद्युत जनित ऊर्जा का उपयोग कुंडली क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के घूर्णीय गति प्रदान के लिए किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अगर मैं बात करूं विद्युत जनित मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमारा हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित और दृष्टि धारा जनित। हमने प्रत्यावर्ती पढ़ लिया है और दृष्टि भी पहले ही पढ़ लिया था। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित यानी इसका सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं। आइए देखते हैं।
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा प्रवाह होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। हमें पता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है, किसी भी कुंडली में जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है उसके बराबर होता है। इसी के सिद्धांत पे काम करता है। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास दो चुंबक होते हैं। इस चुंबक की वजह से क्या होता है, यहाँ देखिए, इस चुंबक की वजह से यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की दिशा में। यहाँ देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में यहाँ पे ये होता है और इसको क्या एक घूमता है। इस पे इसको पानी के स्रोत या डैम वगैरह जो बनता है उसकी मदद से क्या करते हैं, पानी गिराते हैं और ये घूमता है। ये क्या करता है, घूमता है। देखें अगर ये घूमता है तो इसमें क्या होता है, इस स्टार्टिंग में हमने पढ़ा चैप्टर तो हमने देखा कि कैसे इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो होता क्या, जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, इसके साथ हमारा फ्लक्स चेंज होगा। अगर इस कुंडली के n फेरे हो तो क्या होगा, कितना फ्लक्स आता है, n a b cos ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इतना फ्लक्स होता है किसी टी टाइम में। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इसमें जो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो बराबर हो जाता है हमारे किसके, माइनस डी फाई बाई डी टी के। इस तरीके से हमारे पास इसमें एक इंड्यूस्ड यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर हमारे पास कुंडली कंप्लीट है यानी जो हमारे पास परिपथ है वो कंप्लीट है तो उसमें क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। उस धारा को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इस तरीके से क्षेत्र चुंबक यहाँ पे लगाया गया है। आर्मेचर या कुंडली, ये हमारे पास क्या, आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं सर्पी वलय, यहाँ पे रिंग लगाए गए हैं। बात करते हैं ब्रुश के बारे में, यहाँ ब्रुश भी है हमारे B1 और B2 क्या हमारे पास ब्रुश है। अब बात करते हैं कार्यविधि, किस तरीके से कार्य करता है। हमने आपको कार्य बता दिया कि वो जब ये मुड़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा। फिर इससे क्या होगा, जब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं तो अगर हमारे पास वो जो कॉइल है यानी जो हमारे कुंडली अगर ऐसे हो जाएगी उस टाइम अधिकतम फ्लक्स होगा, नहीं, और जब ऐसे हो जाएगा तो न्यूनतम फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स हमेशा बदल रहा है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। तो जब फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा, यानी कि जब फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं, अब एक जो पूरी कहानी है इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें। अब बात करते हैं कार्य विधि के बारे में। तो कार्य विधि हमने आपको सारा कुछ एक एक करके बता दिया है। आइए बात करते हैं दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के गुण और दोष। दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के गुण एवं दोष। एक चीज तो क्या है कि जो हमारी दिश धारा है उसको बहुत दूरी तक नहीं पहुंचा सकते, जबकि हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कई फायदे और घाटे दिखाए गए हैं। अगर मैं पहले के बारे में बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर दिश धारा जनित्र एवं मोटर की तुलना में अधिक दृढ़ और सुविधाजनक होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में कम ऊर्जा का ह्रास होता है, प्रत्यावर्ती धारा को कम ऊर्जा ह्रास कर नियंत्रित करने हेतु चोक कुंडली का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि दिश धारा में नहीं। अब बात करते हैं उच्च वोल्टता अर्थात न्यून धारा पर विद्युत संचरण करके शक्ति ह्रास बहुत कम किया जा सकता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से पावर हाउस से वोल्टता बढ़ाकर दूरस्थ स्थान पर तक भेजा जाता है। इसके संचरण के दौरान ऊर्जा ह्रास बहुत कम होता है। एक विद्युत वितरण के स्थान पर वहां अपचाई ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च वोल्टता को पुनः न्यून करके सप्लाई कर दिया जाता है। यह विधि केवल प्रत्यावर्ती धारा में उपयोग में ली जा सकती है, दिश धारा में नहीं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करना सुविधाजनक है। दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में करना उतना सुविधाजनक नहीं है। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र दिश धारा वाले यंत्र की तुलना में अधिक टिकाऊ और सुविधाजनक होते हैं। अब बात करते हैं इसके विपरीत दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहां देखिए, दिश धारा को जब किसी तार से होकर प्रवाहित करते हैं तो यह तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद में एक समान रूप से वितरित होते हुए प्रवाहित होता है, लेकिन एक उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती धारा को तार से होकर प्रवाहित किया जाता है तो वह अनुप्रस्थ परिच्छेद पर एक समान रूप से वितरित नहीं होती है। उच्च आवृत्ति का लगभग संपूर्ण भाग तार के पृष्ठ यानी उसके स्किन के परतों से होकर ही प्रवाहित होता है। इस परिघटना को
त्वचिक प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट कहते हैं। अतः तारों के भीतरी भाग धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता, इसलिए उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धाराओं के संचरण के लिए विद्युत रोधी पतले पतले तारों को मिलाकर एक मोटा तार बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा दृश्य धारा की तुलना में अधिक घातक और खतरनाक है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान उसके औसत मान से अधिक होता है। बात करते हैं विद्युत चुंबक विद्युत अपघटन में व इलेक्ट्रोप्लेसिस आदि में केवल दृश्य धारा का उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं।